हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 13 कितना प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पर ध्यान देंगे 13 आप लोगों के बीच लेकर आ गए हैं। और इसके साथ साथ ध्यान देंगे दोस्तों, ये आपको टोटल 20 प्रैक्टिस सेट इसमें, जिसमें कि आज हम लोग 13 लगाने वाले हैं। 1 से लेकर के 12 तक मैंने लगा दिया है, प्ले लिस्ट बना हुआ है, जा करके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए फटाफट। और जाके करके इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे, आपको ये प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का आपको पूरा सेट कंप्लीट करा दिया है मैंने। और साथ साथ खान सर का आपको 20 प्रैक्टिस सेट और उसमें जो पेज 7 प्रीवियस ईयर जो दिया था सेट वो मैंने, और ज्ञान बिंदु सर का आपको 15 आपको जो सेट था 15 सेट वाला वो भी मैंने करा दिया है। तीनों का आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, जाकर के आप लोग रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम का टाइम काफ़ी करीब है। और आपको जितना भी प्रैक्टिस सेट अभी से लगाएंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपको प्रैक्टिस लगातार करते रहें। और दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो भी हमारे चैनल पर विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। शेयर ज़रूर किया कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हम लोग आज टेस्ट सीरीज 13 का प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों कि शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। शिक्षा सुधारों के संबंध में पूछ रहा है कि लॉर्ड रिपन के द्वारा हंटर आयोग की जो नियुक्ति की गई थी कौन से साल में की गई थी। 1882, 1857, 1879 या 1867 है। एक का आपको राइट आंसर एक हो जाएगा। 1882 ईस्वी में हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ध्यान रखेंगे, हंटर आयोग की नियुक्ति 1882 में। ध्यान रखेंगे कि भारत में देश का आपको प्रथम शिक्षा आयोग जो था, आपको भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे हम लोग हंटर आयोग के नाम से भी जानते हैं, ये आपको पहला था। और इसके बाद साथ साथ इसके साथ और भी एक पॉइंट नोट करते चलेंगे कि एक और आया था 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा के जांच के लिए माइकल सैडलर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गई थी, जिससे हम लोग सैडलर आयोग के नाम से जानते हैं। वो आपको कब आया था? 1917 में सैडलर आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 2 नंबर यहाँ पर प्रश्न देखेंगे कि ओली निम्नलिखित में से किस खेल की प्रतियोगिता का आधारिक शुभंकर है। यानी कि जो ये ओली जो शुभंकर है कौन से खेल का है। तो फीफा पुरुष विश्व कप 2022, 22वां राष्ट्रमंडल खेल, फीफा महिला विश्व कप 2023 या हॉकी विश्व कप 2023 से। 2 का आपको यहाँ पर राइट आंसर डी होने वाला है, क्योंकि हॉकी विश्व कप 2023 का ये आपको शुभंकर है क्या? ओली। ओली का मतलब होता है कि ओलिव रिडले कछुआ। ओलिव है जाकर के क्या है ये शुभंकर ओली जो है ओलिव रिडले कछुआ था ये। ठीक है, इसी को आपको शुभंकर बनाया गया। और 2023 में जो विश्व कप हॉकी में जो हुआ, इसमें विजेता कौन रहा? तो इसमें विजेता रहा आपको दोस्तों जर्मनी। कौन? जर्मनी जीता जाकर के, किसको हरा करके? बेल्जियम को। किसको? बेल्जियम को। इसको याद रखना है, उप विजेता आपको बेल्जियम रहा और जर्मनी जीता। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 3 नंबर के, हाल ही में कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 2023 की सूची में शामिल हुआ है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 2023 में शामिल हुआ है। तो डांडिया, गरबा, कालबेलिया या छऊ। तो देखेंगे हम लोग 3 का आपको राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, गरबा। ये गरबा कौन से राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से संबंधित है। इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये गुजरात में आपको यह गरबा नृत्य किया जाता है। ये आपको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में आपको सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को में। तो गरबा को शामिल किया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 4 नंबर के, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो यूरोप, अंटार्कटिका, एशिया या अफ्रीका। तो 4 का आपको राइट आंसर एशिया हो जाएगा। ये मंगोलिया आपको चीन में ही पड़ता है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये आपको अपने एशिया में ही आता है मंगोलिया। मंगोलिया देश के आपको संसद का नाम याद रखेंगे, क्या है? तो खुरल याद रखेंगे। मंगोलिया के संसद का नाम क्या है देश का? तो खुरल कहते हैं, खुरल नाम है। गोबी देखिएगा, एक और फैक्ट याद रखिएगा कि मंगोलिया में आपको गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया पूछ देता है, लेकिन मंगोलिया और चीन में स्थित है, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। मंगोलिया मरुस्थल एशिया का ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। मंगोलिया मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 5 नंबर की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किन स्थान पर स्थित है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कौन सा स्थान पर? कोलकाता, ये कांडला, चेन्नई या मुंबई। तो 5 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपको कोलकाता में स्थित है। कहाँ? कोलकाता में स्थित है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर के, खालिस्तान सीना विश्व
विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है, सॉरी सीमा लिखा हुआ है, ये मिटा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो सीमा, ये कौन सी सीमा है जो कि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है? भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार या भारत भूटान? तो 6 का आपको राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, यहाँ पर भारत और बांग्लादेश के बीच है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश की सीमा जो है कि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। याद रखेंगे हम लोग, ध्यान देंगे कि क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि भारत से बांग्लादेश की जो ये सीमा लगी हुई है तो कितना है आपको, ये इसका डिस्टेंस कितना है, इसको याद रखेंगे आप लोग, 4096 किलोमीटर, ठीक है। कितना है? 4096 किलोमीटर है आपको ये सीमा, इसको ध्यान में रखना है अच्छे से, ये आप पूछ देता है क्योंकि। और विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? विश्व की सबसे लंबी, तो कनाडा, इसको भी ध्यान में रखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 7 नंबर की, वन्य जैव विविधता संस्थान IFB खालिस्तान में स्थित है, ये कहाँ स्थित है? केरल, राजस्थान, हैदराबाद या जम्मू में? तो 7 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र स्थल से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? देखिएगा, स्थल से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र कौन सा है इनमें से? पृथ्वी, अग्नि, आकाश, अस्त्र। तो देखिएगा, आपको जमीन से वायु वाला बोल रहा है, तो ये आपको इसका राइट आंसर आकाश हो जाएगा। 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा, आकाश है। आकाश आपको स्थल से वायु है। आकाश का आपको मारक क्षमता कितना है? 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर है, इसको ध्यान में रखेंगे। आकाश का मारक क्षमता कितना है? 25 किलोमीटर। और इसके साथ साथ आपको पृथ्वी का अगर देखेंगे मारक क्षमता, तो इसका होता है 350 से 600 किलोमीटर होता है, 350 से 600 किलोमीटर होता है। और अगर अग्नि का बात किया जाए तो अग्नि का मारक क्षमता होता है 5000 किलोमीटर, ठीक है, 5000 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 9 नंबर के, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? इंद्रजाल, प्रखर, गगनयान, चेतक? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंद्रजाल नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? इंद्रजाल। ये आपको हैदराबाद के ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर की, विश्व में खाद्य की गुणवत्ता, वहन तथा उपलब्धता में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई? डॉक्टर श्री MS स्वामीनाथन, UNDP, प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग और या WHO? 10 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा यहाँ पर कि नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई। और बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई है? बोरलॉग पुरस्कार के अगर पूछ देगा क्वेश्चन यही दोस्तों, तो 1972। कब? 1972 से शुरुआत की गई है। और इसको ये भी बोल देगा कि नॉर्मन बोरलॉग ये कहाँ के रहने वाले थे, अगर पूछ देगा ये प्रश्न, आपको BPC में आया था, तो ये अमेरिका के रहने वाले हैं, अमेरिका के थे, इसको भी ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 11 नंबर के, किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हेतु चंद्रमा लैंडर SLIM स्लिम लॉन्च किया था? या जापान, इटली, कनाडा या फ्रांस है? 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा, जापान। किसने लॉन्च किया था ये स्लिम? SLIM स्लिम किसने लॉन्च किया था? ये जापान ने किया था। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे कि एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? एशियाई खेलों में 1962, 2008, 2010 या 2023 से? 12 का आपको सी हो जाएगा, 2010 में एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया था, 2010 में। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत होगा एक, और 3 सही होगा इसमें। ये ऑप्शन कहता है कि ऑपरेशन गंगा इराक, देखिएगा, और जाकर के ऑपरेशन कावेरी सूडान, ऑपरेशन राहत यमन, ऑपरेशन देवी शक्ति आपको अफगानिस्तान। ये आपको तीनों सही है, BCD सही है आपको। ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये आपका ये गलत है, क्योंकि ऑपरेशन गंगा आपको इराक नहीं हो जाएगा। ऑपरेशन गंगा जो है आपको रूस यूक्रेन युद्ध में जो युद्ध हो रहा था, तो वहाँ से आपको भारतीयों को बचाने के लिए, निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई थी। इराक नहीं होगा, गलत होगा, आपको राइट आंसर ए ही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता खालिस्तान के संविधान से ली गई है, कहाँ के संविधान से? द्विसदन प्रणाली की विशेषता कहाँ से ली गई है? फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका या ब्रिटेन? तो 14 का आपको देखिएगा डी हो जाएगा दोस्तों, ब्रिटेन से लिया गया है, यानी कि द्विसदनात्मक प्रणाली जो कहा जाता है ना, वही द्विसदन है, वही हो गया आपको, ठीक है। संसदात्मक शासन प्रणाली ब्रिटेन से जो लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 15 नंबर, आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन ए कहता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर तिवारी था, और बी ऑप्शन कथन बी कहता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के मूल निवासी थे, और सी कहता है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि आपको ये तीनों ही सही है दोस्तों, ये तीनों सही हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर की, यदि एक निश्चित धनराशि, यहाँ पर देखिएगा मैथ है, मैथ और रीजनिंग के लिए मैं आप लोगों को PDF दे दूंगा, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है?
कहाँ की? दक्कन की कुंजी माना जाता है। कालिंजर, अजयगढ़, असीरगढ़ या गुलबर्गा? 31 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा असीरगढ़। असीरगढ़ को दक्कन की कुंजी माना जाता है। असीरगढ़ जो है आपको, असीरगढ़ किला को अहिर राजवंश के राजा आशा अहिर ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 32 नंबर के निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं आपको? अमरावती, भरहूत, सांची या सारनाथ का स्तूप? किसे आपको सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? तो 32 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, ये सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। सांची का स्तूप जो है आपको कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश के राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, रायसेन जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सांची स्तूप को किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था, 3री शताब्दी में आपको बनवाया था, इसे भी ध्यान रखेंगे। सांची स्तूप को किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनाया था, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 33 नंबर, जातक कथा संबंधित है। जातक कथा जो है आपको संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध, बी है आपको छत्रपति शिवाजी, बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी। देखिएगा ए ऑप्शन हो जाएगा गौतम बुद्ध से। जातक कथा गौतम बुद्ध से संबंधित है। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित है, यही आपको जातक कहलाता है। गौतम बुद्ध की इसमें क्या है? पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित हैं। यह आपको पाली भाषा में लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 34 नंबर की, दारा शिकोह ने फारसी फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? मज्म उल बहरीन, सिर ए अकबर, अल फहरिस्त या किताबुल बयान? ठीक है, 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा, सिर ए अकबर। ठीक है, सिर ए अकबर के नाम से दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को, किसको? उपनिषद का आपको शीर्षक से अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 35 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 से हमको मिलान करना है। यहाँ पर देखिए वाद्य यंत्र दे रखा है और यहाँ संगीतकार दे रखा है। कौन सा वाद्य यंत्र कौन से संगीतकार से संबंधित है? पन्नालाल घोष। देखिएगा पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं इन सब में से? वीणा, तबला, मृदंग, बांसुरी। तो पन्नालाल घोष जो है कि आपको ये बांसुरी बजाते हैं। पालधर रघु जो है कि आपको मृदंग बजाते हैं। क्या बजाते हैं? मृदंग। लतीफ़ खां हो जाएगा जाकर के तबला। लतीफ़ खां तबला हो जाएगा, ये 2 नंबर। और एस बालचंद्रन क्या बजाते हैं? ये आपको वीणा बजाते हैं। इसका आपको राइट आंसर देखिएगा, 1 और 4 किसमें है? तो 1 और 4 आपको देखिएगा 2 ठो में है। तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा आपको 35 का, देखिए डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 36 नंबर की, विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाएं। यहाँ पर देखिएगा विषम का पता लगाना है। तो राष्ट्रपति भवन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ताजमहल, सूर्य मंदिर। 36 का आपको राइट आंसर ए हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति भवन। विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाना था यहाँ पर। तो देखिए छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ताजमहल, सूर्य मंदिर और राष्ट्रपति भवन एक अलग हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, विषम है। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन एडमंड लुटियन से तैयार किया था, इसको भी ध्यान में रखना है। और राष्ट्रपति भवन जो है आपको दिल्ली में रायसीना हिल्स पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 37 नंबर की, वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती है? समताप मंडल, तापमंडल, मध्यमंडल या बहिर्मंडल? 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मध्यमंडल। क्या हो जाएगा? मध्यमंडल में वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती हैं? तो मध्यमंडल में। 38 नंबर प्रश्न देखेंगे, कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है, जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है? शिमला नदी, काबिनी नदी, काली नदी या शरावती नदी? 38 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, शरावती नदी पर। जोग गरसोप्पा जो है ये कौन सी नदी पे है? शरावती नदी पर। और ध्यान देंगे कि जोग गरसोप्पा जो ये आपको जलप्रपात है, इसी का नाम आपको ये महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसको भी कहा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 39 नंबर की, पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदान की जाने वाली एकल सहायता राशि कितनी होती है? 1.5 लाख, 1.30 लाख, 1.15 या 1.25 लाख? कितना है आपको? 39 का देखेंगे हम लोग राइट आंसर। 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 1.30 लाख होती है राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 40 नंबर की, आई एम एन अथिस्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? आई एम एन अथिस्ट, इसके पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजा राम मोहन राय, भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह या ज्योतिबा फुले? 40 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा, ये भगत सिंह का है। क्या हो जाएगा? 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा, YIMN अथिस्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? भगत सिंह है। यानी कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, इसका हिंदी हो गया कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मराठी शिक्षक के आपको बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक, भीमराव अंबेडकर, वीडी सावरकर या गोपाल कृष्ण गोखले? 41 का आपको राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, भीमराव अंबेडकर। किसने? भीमराव अंबेडकर ने मराठी पाक्षिक के बहिष्कृत भारत
आरंभ किया था भीमराव अंबेडकर ने। 42 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने लिखा था? तो आरसी मजूमदार, सैयद अहमद खान, रॉबर्ट्स या कूपलैंड। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, आरसी मजूमदार ने लिखा था। ये क्या लिखा था कि इनकार करना, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह आरसी मजूमदार ने यह लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? यहाँ पर क्या 3 गलत होगा, एक सही होगा। तो भारतीय ब्रह्म समाज, देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि भारतीय ब्रह्म समाज, आपको देखिएगा ये गलत हो जाएगा, ये आपको इसका केशव चंद्र सेन हो जाएगा। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन हो जाएगा। तत्वबोधिनी सभा, ये आपको हो जाएगा देवेंद्रनाथ ठाकुर हो जाएगा। और सत्यशोधक समाज है, ये आपको ज्योतिबा फुले हो जाएगा। सत्यशोधक समाज सी का आपको देखिए ज्योतिबा फुले हो जाएगा, देखिएगा, जो कि आपको ज्योतिबा फुले कहाँ है, इसमें ऑप्शन में है नहीं है। और दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ये आपको सही है, ठीक ना, ये आपका सही है, इसका ऑप्शन नहीं दिया है। सत्यशोधक समाज का आपको देखिएगा राजा राम मोहन कहीं नहीं दिया, ये आपको ज्योतिबा फुले होता है, इसका ज्योतिबा फुले, इनका नाम याद रखेंगे, ठीक है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले का था, ठीक है, इसको याद रखना है। ये आपको देखिएगा डी ऑप्शन सही है, एक ही सही है इसमें से, दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले सही है आपको। 44 नंबर प्रश्न है कि व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? डच थे, अंग्रेज थे, फ्रांसीसी या पुर्तगाली थे, कौन थे? तो 44 का आपको राइट आंसर देखिएगा डी हो जाएगा, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे भारत में, ठीक ना। व्यापार के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको पुर्तगाली लोग आपको भारत आए थे। आपको सबसे पहले ये 1498 में वास्को डी गामा जो आया था भारत के लिए, जो रास्ता का जो खोज किया था, ये आपको हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। वास्को डी गामा दूसरी बार कब आया था? 1502 में आया था, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये भी, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 45 नंबर प्रश्न है कि उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? गेहूं, जौ, चावल या ज्वार? इसका राइट आंसर देखिएगा सी हो जाएगा दोस्तों, चावल। चावल जो है ना, उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 46 नंबर, यहाँ पर देखिएगा मैथ है, मैथ के लिए आप लोग PDF दे दूंगा आप लोगों को मैं, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसको भी ध्यान में रखेंगे, चावल के लिए आपको उत्तम तापमान कितना चाहिए? देखिए सबसे ज़्यादा आपको चावल के लिए ही पानी चाहिए होता है, इसके जड़ में हमेशा पानी लगा रहना चाहिए, सबसे ज़्यादा पानी इसको की ज़रूरत पड़ती है। और इसका उत्तम तापमान का होता है आपको 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, इसको भी ध्यान में रखेंगे, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थीं। 1919 के अधिनियम में के प्रस्तावना में निम्न बातें थीं, क्या थी? प्रशासन में भागियों का संपर्क बढ़ाया जाए, ये थी। स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाए, ये भी था। ए और बी दोनों सही हो जाएगा, राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, ठीक है। और 1919 में आपको लॉर्ड पूछेगा तो इसमें आपको कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, इसको भी ध्यान में रखेंगे। 62 नंबर प्रश्न देखेंगे कि सत्रावसान करना राष्ट्रपति की किस शक्ति से संबंधित है? सत्रावसान करना राष्ट्रपति की किस शक्ति से संबंधित है? न्यायिक शक्ति है या कार्यपालिका शक्ति है, विधायी शक्ति या विवेकाधिकार है? तो 62 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपको विधायी शक्ति है। क्या है? विधायी शक्ति आपको राष्ट्रपति की सत्रावसान करना। निम्नलिखित में से कौन अभिलेख न्यायालय है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय या भी दोनों? तो 63 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि आपको सुप्रीम कोर्ट भी इसमें आता है और इसमें हाई कोर्ट भी आता है, दोनों हो जाएगा जाकर के, ए और बी दोनों अभिलेख न्यायालय। 64 नंबर प्रश्न लोग देखेंगे कि भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था? भारत और चीन के बीच जो आपको युद्ध शुरू हुआ था कब? जनवरी 1961, 1962, जनवरी 1962 या अक्टूबर 1962 है। देखिए 1962 में तो हुआ था, बड़ा डेट सभी लोग जानते हैं कि जनवरी या फिर अक्टूबर। तो देखिएगा यहाँ पर मिलाइएगा कि 64 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अक्टूबर 1962 में हुआ था, इसको ध्यान में रखेंगे। भारत और चीन के बीच जो आपको भारत चीन युद्ध हुआ था 1962 में, अक्टूबर 1962 में हुआ था, न कि जनवरी में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कारगिल युद्ध जब हुआ था आपको, कब हुआ था ये? तो 1999 में हुआ था, इसको ध्यान में रखेंगे। तो उस समय आपको भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह, PV नरसिम्हा राव, HD देवगौड़ा या अटल बिहारी वाजपेयी? तो 65 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे आपको कारगिल युद्ध के समय। 65 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। आपको 66 नंबर देखेंगे हम लोग प्रश्न। 66 नंबर प्रश्न है कि ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की जो करेंसी है क्या है, वहाँ कौन सी करेंसी चलती है? रोम्बिनी, रूबल, दिनार या रियाल? तो 66 का नंबर देखेंगे हम लोग। 66 में आपको ईरान में क्या चलता है? तो रियाल चलता है, ईरान में रियाल चलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दिनार वही पूछ देगा, तो दिनार आपको ये सऊदी दिनार चलता है आपको सऊदी अरब में, इसको भी ध्यान में रखेंगे, सऊदी अरब में। 67 नंबर प्रश्न है कि विश्व के कितने देशों की मुद्रा को मुद्रा चिन्ह संबंधी रूप दिया गया है? 7, 6, 4 या 5? 67 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि विश्व के कितने देशों की मुद्रा को मुद्रा चिन्ह संबंधी रूप दिया गया है? मुद्रा चिन्ह संबंधी रूप दिया गया है आपको, तो 5 आपको टोटल कितने मुद्रा हो जाएंगे करेंसी, तो 5 करेंसी को। तो इसमें ध्यान देंगे दोस्तों कि विश्व के कितने मुद्रा चिन्ह जो दिया गया है आपको 5 देश का, तो कौन कौन सा 5 देश शामिल है उसमें? अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान है, यूरोपीय देश हो गया, और जाकर के फिर भारतीय अपना रुपया हो गया, उसमें भारतीय रुपया भी इसमें शामिल है। तो देखिएगा अमेरिकी डॉलर कैसे होता है, इस तरह से होता है, ऐसे काट दिया जाता है, डॉलर हो गया ये। ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग का कैसे होता है, ये आपको ऐसे करके ऐसे रहता है। ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन का हो गया ये। ठीक है, यूके का हो गया, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, जापान का आपको क्या हो जाता है, येन, येन चलता है आपको, देखिएगा इस तरह से वाई लिखा रहता है और यहाँ से काटा रहता है, इस तरह से आपको हो गया। आपको यूरोपीय यूरो कैसे होता है, ये आपको देखिए सी लिख करके इस तरह से 2 बार काट दिया जाता है, ये यूरो का साइन हो गया। भारतीय रुपया अपना कैसा है सभी लोग जानते होंगे, र लिख करके ऊपर में 2 बार इसको काट दिया गया इस तरह से। ठीक है, डी उदय कुमार ने इसका आपको ये तैयार किया था, इस चिन्ह को डी उदय कुमार, इनका भी नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित कौन में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिएगा सुमेलित आपको नहीं के बारे में पूछ रहा है, 3 सही होगा, 1 गलत होगा। देखिएगा संस्कृत 2004, पहला वाला ही गलत है, यही आपका सही हो जाएगा। संस्कृत 2004 आपको ये जो है ये आपको गलत है, क्योंकि आपको ये 2005 में आया था, इसको मान्यता प्राप्त हुआ, कम पड़ा था 2005 में हुआ था। कन्नड़ 2008 सही है, मलयालम 2013 सही है, ओडिया आपको 2014 सही है, इसको ध्यान में रखेंगे। संस्कृत को कब मिला मान्यता प्राप्त? 2005 में मान्यता प्राप्त हुआ। 69 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। जन स्वास्थ्य, स्वच्छता का प्रबंध, जन उपयोगी सेवाएं, लोक व्यवस्था के अनुरक्षण। तो 69 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, ये आपको नहीं है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण ये नहीं है, बाकी आपको ये तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर के, भारत में मुगल साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? देखेंगे हम लोग कौन से कथन सही हैं। पानीपत के द्वितीय युद्ध जो हुआ था आपको, पानीपत का द्वितीय युद्ध के साथ अकबर के शासन और उसके क्षेत्रीय विस्तार की भी शुरुआत हुई, ये आपको पहला सही है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। पहला युद्ध 1526 ईस्वी में, दूसरा आपको 1556 ईस्वी में, और तीसरा कब हुआ था? तीसरा आपको हुआ था 1761 में, इसको भी ध्यान रखेंगे, तीनों याद रखना है, क्योंकि आपको तीनों एग्जाम में पूछ देता है डेट। ठीक है, याद रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के शासन के दौरान जून 1576 में लड़ा गया एक ऐतिहासिक युद्ध था, यह भी आपको बिल्कुल सही है। हल्दी घाटी को 1576 में लड़ा गया था अकबर के शासन के दौरान। ठीक है, अकबर के शासन के दौरान में, ए और बी दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 71 नंबर की, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना हुई थी? देखिएगा अनुच्छेद 243 के ख के अंतर्गत पूछ रहा है, उसके अधीन कि स्वशासी संस्था की स्थापना कौन सी हुई थी? पंचायत, नगरपालिका, विधानसभा या विधान परिषद? 71 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, 71 का ए हो जाएगा पंचायत का। किसका स्थापना हुआ था? 243 के ख के अधीन पंचायत का स्थापना हुआ था, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। 73वां उसी में आपको पंचायत का स्थापना हुआ था, इसको ध्यान देंगे। और नगरपालिका आपको हुआ था 74वां संविधान संशोधन 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? काफ़ी चर्चित आपको ये पुस्तक है, प्लानिंग एंड द पुअर, बी.एस. मिन्हास का है। ये किसका है? बी.एस. मिन्हास का है। ये आपको 72 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बी.एस. मिन्हास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 73 नंबर हम लोग, कि अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देखिएगा हम लोग पढ़ेंगे 73 का, यह एक न्यूनतम, यहाँ से क्वेश्चन ऊपर कर देता हूँ ताकि ऑप्शन अच्छे से आप लोगों को दिखे। यह एक न्यूनतम गारंटी युक्त पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है। ये सही है आपका। परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है, कि ये आपको 2 नंबर नहीं होगा, ये 2 नंबर गलत है। और अभिदाता मृत्यु के बाद जीवन साथी को आजीवन पेंशन की राशि, समान राशि इसमें गारंटी रहती है, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है इसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 74 नंबर के, आधार कार्ड के मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड के से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर का उपयोग किया जाता है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ दिया आपको। आप लोग फॉर्म भरे भी होंगे अपने जीवन में, ये बनवाए होंगे। तो आधार कार्ड से जो मतदाता पहचान पत्र जो जोड़ने के लिए आपको फॉर्म भरा जाता है, फिलअप किया जाता है, कौन सा फॉर्म नंबर का उपयोग हम लोग किए जाते हैं? फॉर्म 6, फॉर्म 8, फॉर्म 7 या फॉर्म 6B? तो देखिएगा 74 नंबर आपको राइट आंसर फॉर्म 6B भरा जाता है। मैंने भरा है, मुझे भी याद है, ये आपको फॉर्म 6B आपको यूज़ होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों
को जोड़ता है। प्रयागराज से हल्दिया, देखिएगा ये आपको NW2 पूछ रहा है, तो पहला आपको प्रयागराज से हल्दिया है, ये आपको पहला NW1 का है, ये दूसरा आपको यही है सादिया से धुबरी पट्टी, ठीक ना। कोल्लम से कोटापुरम ये तीसरा दे दिया है, ठीक है। ये आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 75 का क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सादिया से धुबरी पट्टी NW2 दो स्थानों को जोड़ता है। ये आपको NW1 है ए ऑप्शन में जो है। सी ऑप्शन में जो ये आपको कोल्लम से कोटापुरम NW3 है, और NW4 हो जाता है काकीनाडा से मरक्कानम, और तलचर से धामड़ा हो जाता है NW5, और NW6 हो जाता है लखीपुर से भागा। सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 76 नंबर की संख्या के 4 युग में दिए गए हैं। यहाँ पे देखिएगा आपको रीजनिंग दे दिया है, यहाँ पे आप लोग रीजनिंग प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस देखेंगे। क्वेश्चन कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? अवध राज्य, ग्वालियर राज्य, मैसूर राज्य या झांसी राज्य? 91 का आपको राइट आंसर पहला वाला ही हो जाएगा। अवध राज्य को चेरी नाम दिया था। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। चेरी राज्य, अवध राज्य को चेरी नाम दिया था। 92 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 3 सही होगा, 1 गलत होगा। इसमें से ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं हम लोग, कौन सा सही है कौन सा गलत है। जम्मू कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, जो कि बिल्कुल सही है। वी कुरियन यानी कि वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक है, बिल्कुल सही है भी आपको, क्योंकि सबसे ज़्यादा तांबा आपको MP में ही आपको होता है, उत्खनन होता है। रेड क्लिफ लाइन जो है कि भारत और चीन के बीच है, नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच है, चीन नहीं, यहाँ पर PK पाक हो जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है। तो ये आपको गलत हो जाएगा, यही गलत है आपको, यही सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? देखिएगा नेपाल से कौन से राज्य की सीमा नहीं जुड़ी हुई है? पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड या बिहार? तो देखिएगा इसमें से आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, झारखंड। क्योंकि आपको देखिएगा इस तरह का जैसे मैप है, आपको ये मैप है ये भारत का, ठीक ना, ये अब इस तरह से जैसे मैं नॉर्मल बना दिया है मैंने, ठीक ना, इस तरह से जैसे कि मैप है। तो यहाँ पर देखिएगा आपको जैसे बिहार है, यहाँ पर जैसे बिहार है, तो बिहार के नीचे में आपको झारखंड है, तो ऊपर में यहाँ पर नेपाल है, तो कैसे सटेगा? तो आपको झारखंड आपको राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से। अदरवाइज आपको देखेंगे यहाँ पर कि ये कौन कौन सा 5 राज्य आपको ये नेपाल से मिलता है। उत्तर प्रदेश मिलता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश मिल जाता है अगर नेपाल से रहे। नेपाल से उत्तराखंड मिलता है, बिहार हो जाएगा अपना, फिर पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये सब आपको राज्य मिलता है नेपाल की सीमा से, लेकिन झारखंड नहीं मिलेगा। सी ऑप्शन। 94 नंबर प्रश्न देखेंगे, आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। पूर्वी घाट में, हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में, गंगा सतह के मैदानी भाग में, दक्षिणी पठारी प्रदेश में? तो 94 का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में। हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में जो है कि आपको आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 95 नंबर की, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1905, 1911, 1914 या 1916? तो 95 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। वहीं आपको पटना कॉलेज का भी पूछ देगा अगर, तो पटना कॉलेज इसके 1 साल बाद 1917 में हुआ था, इसको भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बिहार से रिलेटेड आपको हम लोग BSc की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार से आपको हर क्वेश्चन जो भी मैं रहेगा उसमें आपको बताते चलूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 96 नंबर के, 25 डिग्री सेल्सियस के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? सही या तो फिर गलत है। तो देखते हैं हम लोग 96 नंबर प्रश्न को क्या कहता है कि ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकंड होती है। ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल जो होती है 316 मीटर पर सेकंड, जो कि पहला सही है। आंसू जल में ध्वनि की चाल 1498, आंसू जल में यानी कि नॉर्मल जल में 1498 होता है, बिल्कुल सही है, यह भी आपको मीटर पर सेकंड होता है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो 96 का आपको राइट आंसर देखिएगा सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। ऐसे समुद्री जल पूछ देगा, समुद्री जल में आपको ध्वनि की चाल जो होती है तो 1533 मीटर पर सेकंड होती है, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 97 नंबर, कोलाइडी विलयनों में टिंडल प्रभाव होता है। कोलाइडी विलयनों में टिंडल प्रभाव जो होता है, टिंडन प्रभाव, वो आपको क्या होता है? प्रकाश के प्रवर्धन के कारण, प्रकाश के अवशोषण के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण या विद्युत आवेशित कणों की उपस्थिति के कारण? 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश के ये प्रकीर्णन के कारण ये टिंडन प्रभाव होता है। टिंडन प्रभाव होता है कोलाइडी प्रकाश ये प्रकीर्णन के कारण। जब कोलाइड से लंबवत प्रकाश की किरणें गुजरता है तो प्रकाश के गमन पथ दिखने लगता है। इस गुण को ही हम लोग टिंडन प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? टिंडन प्रभाव कहते हैं। 98 नंबर प्रश्न देखेंगे कि गोलकृमि में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं है? गोलकृमि में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं है? प्रजातंत्र, प्रजनन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र या श्वसन तंत्र? 98 का आपको राइट आंसर देखिए डी हो जाएगा, श्वसन तंत्र अभी इसमें शामिल नहीं है गोलकृमि में। 99 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग, सूची 1 को सूची 2 से हम लोग को मिलान करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं क्या है, यहाँ उपकरण दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पर उपयोग किस में उपयोग करते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको हम लोग को दिख सके आंसर इसका। देखिएगा सेक्सटेंट
ओडोमीटर, थर्मोपाइल या पायरोमीटर, ये सब दिया हुआ है। तो किससे मिलेगा? तो सेक्सटेंट से क्या मापा जाता है? तो सेक्सटेंट से दो दृश्यमान, देखिएगा, दो दृश्यमान वस्तु के बीच के कोण को मापा जाता है सेक्सटेंट से। यानी कि पहला का आपको देखिएगा, पहला हो जाएगा, एक ए ऑप्शन हो गया। दूसरा देखते हैं ओडोमीटर। तो ओडोमीटर जो है कि वर्षा मात्रने वाला, वर्षा मापने वाला, ये बी का आपको हो जाएगा, ये क्या, ये वाला हो जाएगा, सॉरी ये वाला हो जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, वर्षा की मात्रा को मापता है क्या? ओडोमीटर। क्या मापता है? ओडोमीटर। और थर्मोपाइल किसको मापेगा? थर्मोपाइल किसी सतह का तापमान, ये वाला हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, किसी सतह का तापमान। और डी पायरोमीटर हो जाएगा, ये आप लोग जानते ही होंगे कि विकसित ऊष्मा की अल्प मात्रा को मापता है, ये आपको डी का हो जाएगा जाकर के ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसमें से अगर हम लोग मिलान करेंगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 99 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 100 नंबर की खाली स्थान इकाई सीपीयू का वह भाग है जो प्रोसेसर के संचालन को नियंत्रित या निर्देशित करता है। खाली स्थान कौन सी इकाई है जो कि सीपीयू का वह भाग है जो प्रोसेसर के संचालन को नियंत्रित या तो फिर निर्देशित करता है? डेटा, अंक गणितीय तर्क, मेमोरी या नियंत्रण? 100 का आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, ये नियंत्रण। नियंत्रण इकाई जो है आपको, नियंत्रण इकाई जो है कि सीपीयू का वह भाग है जो प्रोसेसर के संचालन को नियंत्रित या निर्देशित करता है। वहीं आपको देखिएगा, हम लोग सीपीयू का फुल फॉर्म हम लोग जानेंगे। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है आपको, क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। रैम का जान लेंगे तो रैम भी पूछता है आपको, फुल फॉर्म रैम भी पूछता है। तो रैम का हो जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम भी पूछ देता है, तो रोम का जान लीजिए, रीड ओनली मेमोरी होता है। इस तरह से ये सब जानना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यहाँ से देखिएगा आपको, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना हो जाएगा? देखिएगा, द्रव्यमान के आधार पर बोल रहा है कि अमोनिया में आपको नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना हो जाएगा। तो 101 का आपको राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 101 का बी हो जाएगा, 14:3 हो जाएगा। कि किसका? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात पूछ रहा है। तो हाइड्रोजन 1 होता है और नाइट्रोजन का कितना होता है? डी हो जाएगा आपको 14:3। अमोनिया का यहाँ पर देखिएगा सूत्र होता है NH3। ठीक है, इसमें आपको 14, हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा आपको, तो 14 3 17। तो यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन का द्रव्यमान आपको 14 हो जाएगा, और फिर जाकर के हाइड्रोजन का द्रव्यमान 3 × 1 यानी कि 17, ये 3 यानी कि 14:3 राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न है कि व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है। व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है ओस्टवाल्ड विधि से, संपर्क प्रक्रिया से, सीसा कक्ष प्रक्रिया से, या हैबर विधि से? 102 का आपको देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैबर विधि से बनाया जाता है। अमोनिया जो बनाया जाता है आपको व्यावसायिक तौर पर हैबर विधि से बनाया जाता है। 103 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पर हम लोग कि चित्र 1 में किसी प्रकाश की किरण की माध्यम ए से माध्यम बी में गमन करते समय दर्शाया गया है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिएगा, माध्यम ए जो है आपको या माध्यम बी है, यहाँ आपको आपतित किरण है, जो कि आपको आपतित किरण ये 60 डिग्री का बन रहा है, और यहाँ से जो ये निकल रहा है अपवर्तन कोण निकल रहा है ऊपर में, तो अपवर्तन कोण बन रहा है यहाँ पर जो कि 45 डिग्री का बन रहा है। तो इसी दोनों का यूज़ करके हम लोग बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर NBA बराबर क्या हो जाता है? माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक sin I/sin R होता है। sin I/sin R आपको फार्मूला होता है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, तो sin I क्या है? यानी कि आपतन, आपको क्या हो जाएगा? आपतन कोण को हम लोग डिनोट करेंगे sin I से, तो कितना है? 60 डिग्री है, यानी कि sin 60। तो sin 60 का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ sin 60 अब बटा में sin R जो निकल रहा है कितना है? 45 है, 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे sin 60 का मान होता है हम लोग का कितना? √3/2 होता है। ठीक है, अब बटा में फिर जाकर के हो जाएगा sin 45 का मान कितना हो जाता है? sin 45 का मान हो जाता है 1/√2। कितना हो जाता है? 1/√2। तो देखिएगा, आप इसको पलटने से पहले इसका हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपको √2/√2। ठीक है, √2/√2। ये आपको कितना बचा? ये आपको बचेगा ना, ऊपर में देखिएगा √2 आपको बच जाएगा, ज्यों करते हो, और नीचे में √2 × √2 ओनली 2 हो जाता है। तो अब इसको जाकर के यहाँ पर देखेंगे क्या करेंगे कि यहाँ पर √3/2 है, और यहाँ पर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये अब 2/√3 हो जाएगा, सॉरी 2/√2 हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल, तो कितना बच गया? √3/√2 बच गया। तो यहाँ पर देखेंगे आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों √3/√2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 104 नंबर की, पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? कौन रखता है सुरक्षित? पराबैंगनी विकिरण से, अल्ट्रावायलेट रे से, नाइट्रोजन, ओजोन, मैग्नीशियम या ऑक्सीजन? तो 104 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ओजोन। ओजोन का फार्मूला क्या होता है? सूत्र O3, इसको ध्यान में रखेंगे, O3। ठीक है, इसको भी याद रखना है। O3 की खोज किसने की थी? एस्कॉनबिन ने किया था। O3 ओजोन की खोज किसने किया था? एस्कॉनबिन, नाम याद रखना है, एस्कॉनबिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 105 नंबर की सोनार एक ऐसा उपकरण है जिसमें खालिस्तान वस्तुओं की दूरी दिशा और गति मापने के लिए प्रस्तावित रंगों का उपयोग किया जाता है। हवा में, जमीन पर, अंतरिक्ष में या पानी के अंदर। 105 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि पानी के अंदर इसका उपयोग किया जाता है सोनार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 106 नंबर। यहाँ से देखिएगा रीजनिंग है, रीजनिंग के लिए आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा PDF, वहाँ से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। 121 नंबर प्रश्न है कि यदि एक आनुवंशिक रोग लक्षण प्रारूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है, वो रोग कहलाता है, क्या हो जाएगा? ऑटोसोमल प्रभावी, ऑटोसोमल अप्रभावी, लिंग संलग्न प्रभावी, लिंग संलग्न अप्रभावी। तो यहाँ पे देखिएगा 121 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिंग संलग्न अप्रभावी ये कहलाएगा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है? रेडॉन, आर्गन, नियोन या क्रिप्टॉन? रेडियोधर्मी प्रकृति की कौन सी इनमें से गैस है? 122 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेडॉन। रेडॉन जो है कि आपकी रेडियोधर्मी प्रकृति की इनमें से ये गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 123 नंबर की एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स विषाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं, ये सही है। एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते हैं, सही है। एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभाव के चेचक, फाइलेरिया और इडिप्थीरिया में शामिल हो सकते हैं, ये गलत है। 123 का सी गलत है, आपको यही सही हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? कार्ल लिनियस को कौन से रूप में जाना जाता है? फादर ऑफ एनिमल साइंस, फादर ऑफ प्लांट, फादर ऑफ एटम, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। तो यहाँ पर देखिएगा 124 का ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा दोस्तों, ये फादर ऑफ टेक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण का पिता के रूप में इनको जाना जाता है, कार्ल लिनियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? देखिएगा इनमें से चारों ऑप्शन में से देखते हैं कौन सा बढ़ता हुआ क्रम है गतिज ऊर्जा का, अणुओं की गतिज ऊर्जा का। 125 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, यानी कि ठोस, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा गतिज ऊर्जा जो बढ़ रहा है आपको किस पे, सबसे कम आपको गतिज ऊर्जा, अणुओं की गतिज ऊर्जा किस में कम रहेगी? ऑब्वियसली आपको ठोस में रहेगी, ठोस चीज़ है तो उसमें कम ही रहेगा ना। फिर उसके बाद द्रव में आपको थोड़ा सा उससे ज़्यादा आपको स्पीड रहेगा उसकी गतिज ऊर्जा अणु का, और जाकर के गैस में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये आपको राइट आंसर यही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 126 नंबर की घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, विशिष्ट घनत्व कम हो या चालकत्व कम हो। 126 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा बी हो जाएगा, जिसका गलनांक कम हो, जिसका आपको प्रतिरोध उच्च होता है। घरेलू जो उपकरण में हम लोग सुरक्षा फ्यूज तार का हम लोग उपयोग करते हैं, उसमें किसका उपयोग होता है? पहले देखिएगा सुरक्षा फ्यूज किसका बना होता है, शीशा और टिन का बना होता है। शीशा आपको कितना 37% होता है, कितना 37%, और टिन आपको 63% होता है। इसको भी ध्यान रखेंगे, आपको परसेंटेज जो पूछ लेता है क्वेश्चन में, जिसको याद रखना है। ठीक है, सुरक्षा फ्यूज हम लोग घर में जो यूज़ करते हैं, और सुरक्षा फ्यूज जो है कि इसमें इसका क्या होना चाहिए, तो देखिएगा इसका गलनांक कम होना चाहिए और इसका रेजिस्टेंस जो होता है आपको प्रतिरोध वो उच्च होना चाहिए। ठीक है, वो उच्च होता है, गलनांक कम होता है, निम्न होता है। 127 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? देखिए काफी अच्छी प्रश्न है, हर लोग जो भी आपको जैसे जो दौड़ लगाते हैं उनको ज्यादा अच्छा से चीज का पता होगा। बेंजोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल? तो 127 का आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा बी हो जाएगा, लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है। जब हम लोग दौड़ लगाते हैं तो हमारा मांसपेशी जो ये होता है, चाहे आपको जैसे जिम भी करते हैं तो मसल जो होता है, टिश्यू जो होता है, सेल टूटता है, तो उसमें जो होता है क्या ना कि मांसपेशी में लैक्टिक एसिड का उसमें जमा हो जाता है। सबसे अच्छा उदाहरण दौड़ है। ठीक है, जमा हो जाता है, जैसे पैर में काफ़ी दर्द हो जाता है, यही कारण है आपको मांसपेशियों में जो थकान होती है ना, वह लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 128 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थों का परिसंचरण करता है? कैम्बियम, फ्लोएम, जाइलम, ग्राउंड टिश्यू। 128 का आपको राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, जाइलम। जाइलम जो है ना कि जड़ों से जल और खनिज पदार्थों का जो है कि परिसंचरण करता है। क्या करता है? परिसंचरण करता है जाइलम। और वहीं फल का जो भोजन जो बनाने वाला काम जो करता है पत्तियों के द्वारा आपको फ्लोएम करता है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमा मानव शरीर के खालिस्तान का विकार है? गतिज तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र या पाचन तंत्र? 129 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वसन तंत्र का। ठीक है, दमा जो होता है ना शरीर में जो बीमारी, ये आपको किसका विकार है? श्वसन तंत्र का विकार है। दमा का आपको जो किसके कारण होता है, ये आपको जो दमा जो होता है ना, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है, इसका ये नाम है, कवक का नाम है, फंगस का क्या है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, इसको ध्यान में रखेंगे। वहीं आपको देखिएगा परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने किया था, 1628 में। कब? 1628 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 130 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है? आहार श्रृंखला का संगठक नहीं है। देखिएगा 130 नंबर प्रश्न लोग देखेंगे तो 130 का आपको ऑप्शन नंबर देखिएगा सी हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है,
घास, शेर, खरगोश, भेड़िया। और 3 भेड़िया, घास, सांप, बाघ। ये जो है कि आहार श्रृंखला का संगठक नहीं है। अदरवाइज आपको देखिएगा प्लवक जो हो गया, प्लवक हो गया, मानव हो गया, मछली हो गया, टीटा, ये सब आपको संगठक है आहार श्रृंखला का। और ये भी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 131 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। इंद्रधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना, मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण या अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना। 131 का यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा कि अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना। ये आपको प्रकाश के अपवर्तन नहीं, प्रकाश के प्रकीर्णन का ये कारण होता है। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन दिया है ये आपको प्रकाश के अपवर्तन का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर के। इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होता है? सोडा वाटर कौन सा है इसमें जो वातित पेयों के विलय के रूप में शामिल होता है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो 132 का आपको दिखेगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 132 का यहाँ पर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जो हम लोग जैसे सोडा वाटर जैसे हम लोग जो यूज़ करते हैं वातित पेय को भी, थम्स अप, कोको कोला, स्प्राइट जो भी पीते हैं हम लोग, तो उसमें आपको किसका आपको शामिल होता है, क्या शामिल होता है उसमें? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है। 133 नंबर प्रश्न है कि लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? एस्किनोप्सिडा, कैरिप्सिडा, लाइकोप्सिडा, साइलोप्सिडा। देखिएगा 133 का राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, लाइकोसिप्डा, लाइकोप्सिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 134 नंबर के। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? 134 का आपको देखिएगा आयरन, वसा, प्रोटीन, कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, आयरन, लोहा। जो रक्त में हीमोग्लोबिन जो बनता है तो ये क्या आवश्यक है? तो आयरन, लोहा आपको आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 135 नंबर। आज का अंतिम प्रश्न है इस सेट का कि मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाले पिक्सल को किस नाम से जाना जाता है? रिफ्रेश रेट, कलर डेप्थ, व्यूइंग साइज या रिजोल्यूशन। 135 का आपको ऑप्शन नंबर देखिएगा डी हो जाएगा, रिजोल्यूशन के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या पूछ रहा है यहाँ पर कि मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले पिक्सल को, पिक्सल जो होता है ना, वो किस नाम से जाना जाता है? तो रिजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आज का सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और लाइक और प्यारा से कमेंट भी करते जाए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। लाइक जरूर करें क्योंकि हमको इससे मोटिवेशन मिलता है और कमेंट भी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।